देखो चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। चैप्टर का नाम क्या है? मनी एंड क्रेडिट। अब मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में आप लोग को समझाऊं, इससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं। इस पूरे चैप्टर में अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, तो पता है आपको कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं? आपको सिर्फ कितने टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है? तो बात यह है कि आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं टोटल। एक तो मनी और बैंकिंग का सिस्टम क्या होता है, और दूसरा कि फॉर्म्स ऑफ लोन या फॉर्म्स ऑफ लोन के कितने एस्पेक्ट्स हैं, बस ये आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं है, मतलब कुल मिला के 2 टॉपिक है। उस 2 टॉपिक के अराउंड ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने वाला है। तो हम समझते हैं चैप्टर की, पहले थोड़ी सी एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं 5 मिनट के लिए कि चैप्टर स्टार्ट कैसे हुआ, चैप्टर हमें क्या क्या बताने वाला है एडिशनल में। पहले उसकी छोटी सी ब्रीफ ले लो, है ना। देखो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मनी, लेकिन मैं आप लोग को मनी को समझाऊं उससे पहले मैं आप लोग को मनी का रोल समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये समझो कि इकोनॉमिक्स में या सोसाइटी में मनी की जरूरत ही क्यों हुई। ये जो पैसा हम देख रहे हैं कि ये 100-500 के नोट, इनकी नोट बनाने की जरूरत क्या हुई, ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है पूरा प्रोसेस। तो सब लोग स्टे ट्यून, सब लोग को मतलब सब रेडी होना सीखने के लिए। कुछ मनी, बेटा मनी सप्लाई में आई ही क्यों? मनी का नीड क्या था मार्केट में? मनी की नीड क्या थी? देखो पुराने टाइम पर जब जब सोसाइटी चालू हुई ना बेटा, होता क्या था, जैसे मान लो कि मैं एक शूज मैन्युफैक्चरर हूं। कौन हूं? शूज। मैं हूं मोची, मैं जात से कौन हूं? मोची। मेरा काम है जूते बनाना। अब होता क्या था कि मैं बनाता हूं शूज और मुझे चाहिए वीट। तो बहुत आसान सिस्टम होता था पुराने टाइम पर कि लोग क्या करते थे कि वो मुझे शूज दे दे, मैं उसको वीट दे दूं। ऐसा सिस्टम चलता था। हम लोग एक पूरे एग्जांपल में एक शूज मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लो उसको शूज चाहिए, वो जाता था ऐसे आदमी के पास, ऐसे किसान के पास जो वीट बेचता था। वो बदले में उसको वीट देता था और खुद क्या ले लेता था, मतलब उसको उससे वीट लेता था, बदले में उसको शूज दे देता था। ये काम हो गया। अगले प्रोसेस में मान लो उसको सब्जी चाहिए, तो ऐसे आदमी के पास जाता था जिससे वो सब्जी ले ले और बदले में उसको क्या दे दे? शूज दे दे। अब मान लो उसकी बेटी की शादी है और उसको चाहिए ऑर्नामेंट्स, है ना, उसे चाहिए गहने। वो गया अपनी बेटी के पास, अपने किसके पास में? कोई भी गोल्ड स्मिथ के पास में, गोल्ड मेकर के पास में वो गया और वो जाकर के उसको बोल रहा है, बोले भाई एक काम कर, मेरे से एक जोड़ी जूता ले ले और बदले में मेरे को 100 ग्राम गोल्ड दे दे। अब बताओ क्या ऐसा हो पाना फीजिबल है या नहीं है? लेकिन पुराने टाइम पे जो सिस्टम चलता था वो क्या चलता था, सामान के बदले हम सामान एक्सचेंज करते थे। क्या करते थे बेटा? एक ने सामान दिया, उसने उसको सामान दे दिया। इस सिस्टम को हम बोलते थे बेटा बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे बेटा? बार्टर सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ी, प्रॉब्लम बढ़ने लगी। पहले क्या था, छोटे लेवल पे तो सब चीजें चल जाती थी, लोगों के पास ज्यादा सामान नहीं था। जब गोल्ड, अब मानो ये आदमी है जो जो मोची जी हैं, ये ना मटन खाते हैं। अब मानो ये मटन लेने के लिए गए, तो क्या ऐसा हो सकता है एक जूते के बदले में इसको एक पूरा बकरा मिल जाए? पॉसिबल है क्या? है पॉसिबल? कि सोचो एक जूते के बदले में कोई गोल्ड देगा 100 ग्राम? तो ये जो सिस्टम था जिसमें सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया जाता था, जिस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोलते थे, उसमें 2 प्रॉब्लम आ रही थी। पहली प्रॉब्लम तो थी कि सेम वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सचेंज। वैल्यू कैसे डिसाइड करें भाई? कैसे डिसाइड करें कि एक जूते के बदले में कितना गोल्ड आएगा? अगर सामने वाले की जरूरत के हिसाब से बात करें तो सामने वाला तो बोल देगा मेरे को तो सारा गोल्ड दे, उसके बदले में जूता ले ले एक। इट पॉसिबल कि हम सामान के बदले सामान एक्सचेंज कर पाए? तो पहली प्रॉब्लम तो थी बार्टर सिस्टम में, वो था वैल्यू, कि वैल्यू ऑफ गुड्स डिसाइड नहीं हो रही थी। और जो दूसरा दूसरा जो प्रॉब्लम था ना, वो दूसरा प्रॉब्लम पता है क्या था? यहां पर दूसरा प्रॉब्लम था डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट। मतलब भैया ऐसा सुनार उसे ढूंढना पड़ता था जिसको गोल्ड देना हो, और जूते उसे ऐसा ढूंढना पड़ता था किसान जिसको जूते की जरूरत हो, क्योंकि जिसको जूते की जरूरत होगी कोई उसको बदले में क्या देगा? गेहूं देगा। ऐसा जना ढूंढना पड़ेगा जिसको सब्जी के बदले क्या चाहिए हो?
जूते चाहिए हो। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी जब इकोनॉमी स्टार्ट हुई कि लोग जब सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे तो वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी। वो थी एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि ऐसा आदमी ढूंढना जिसकी जरूरत और उसकी जरूरत सेम हो, और दूसरी प्रॉब्लम थी वैल्यू सिस्टम। प्रॉब्लम क्या थी? वैल्यू सिस्टम। इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए एक चीज का ड्राइव हुआ कि भैया बोले हर जना क्या करेगा, एक फिक्स वैल्यू का क्या दे देगा? टोकन। क्या दे देगा बेटा? टोकन। और उस टोकन को हम क्या बोलने वाले हैं? मनी। क्या बोलने वाले हैं बेटा? उस टोकन को हम लोग मनी। कि मतलब हमने बोला कि हर चीज की, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड की वैल्यू हम एक फिक्स करेंगे। क्या करेंगे? गोल्ड की वैल्यू फिक्स। ऐसे नहीं कि गोल्ड के बदले जूते के बदले गोल्ड ले लो या गेहूं के बदले गोल्ड ले लो, नहीं। हम लोग इसकी एक स्टैंडर्ड चीज, एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम रखेंगे जिससे हर चीज की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। जैसे कि ये पेन है तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे मानो कि 10 सिक्के मिलेंगे तो इस पेन की वैल्यू फिक्स कर दी हम। एक पेन की गोल्ड है, बोले 100 सिक्के मिलेंगे तो गोल्ड मिलेगा, कितना मिलेगा वो भी फिक्स कर दिया, 1 ग्राम। मतलब हमने क्या किया, हर चीज की क्या करी, वैल्यू फिक्स करी और एक नया टोकन सिस्टम निकाला, और उस टोकन सिस्टम को आपने क्या बोला? मनी। और मनी क्यों क्यों इन्वेंट हुई? टू एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, सामान का आदान प्रदान करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करने के लिए हमने किसको इन्वेंट किया बेटा? वी इन्वेंटेड मनी इन अ मार्केट। किसको इन्वेंट किया बेटा हम लोगों ने? मनी को। बोलो यस और नो। अनम्यूट करो। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई? सेम पेज पर है क्या सब लोग? किसको यहां तक के टॉपिक में डाउट है कि मनी की जरूरत क्या थी? जब सोसाइटी स्टार्ट हुई तो देयर इज अ बार्टर सिस्टम, और जो बार्टर सिस्टम था ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी वो प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर एक तो वैल्यू नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, और दूसरा डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड हमेशा मिले ऐसा जरूरी नहीं होता था। इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने एक मीडियम यूज किया, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैसे यूज किया बेटा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। केशव कैसे यूज किया बच्चा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और वो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था ना दिशा, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या बनता है बेटा? मनी। क्या बनता है? जब मनी मार्केट में आई तो मनी से रिलेटेड और चीजें आई, मतलब मनी को इशू करने वाला, भाई हमने बोला मनी की क्या करेंगे हम? वैल्यू क्या करने वाले हैं? फिक्स। तो जो मनी की वैल्यू फिक्स करेगा मार्केट में कि एक मनी की वैल्यू कितनी है और कितनी मार्केट में टोकन बनेंगे, ऐसा डिसाइड करने वाला हमें कौन चाहिए था? एक अथॉरिटी। कौन चाहिए थी बेटा? एक अथॉरिटी। और उस अथॉरिटी को हम लोग बोलेंगे अभी आगे जाके सेंट्रल बैंक और आरबीआई। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर में जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? हम ये समझने वाले हैं कि ये मनी जो एक टोकन जो हमने बनाया, ये क्या है? मनी की खुद की कोई वैल्यू है क्या? तुम 500 रुपए किसी को दे करके आते हो और उससे ट्यूशन पढ़ के आ जाते हो, क्या 500 रुपए खाएगे सामने वाले ने? क्या 500 रुपए को कंज्यूम किया? मनी ने खुद को कभी भी कंज्यूम नहीं किया होता। वो तो सब किसके तरह यूज हो रही है? इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। कि अगर मेरे को किसी ने 500 रुपए दिए, इसके मतलब मेरे पास 500 रुपए की वैल्यू रिजर्व है। क्या है 500 रुपए की वैल्यू? अब देखो मनी का थोड़ा सा डीप समझने की कोशिश करते हैं। मनी किसी ने, जिसने भी एक्सचेंज कराई ना, उसने कैसे कराई, इस बात को थोड़ा सा डिटेलिंग में जा। हुआ क्या, एक जना डिसाइड हुआ जिसने बोला कि भैया तुम लोग क्या कर रहे थे, किसी वैल्यू के बदले वैल्यू एक्सचेंज कर रहे थे ना, कि किसी ने गेहूं दिया तुमने गोल्ड दे दिया, किसी ने गेहूं दिया तुमने जूते दे दिए, किसी ने गेहूं दिया किसी ने सब्जी दे दी। उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा आइटम रखते हैं जिसकी डिमांड मार्केट में कभी खत्म नहीं होगी, और हम उस बदले के टोकन दे देंगे सबको। मतलब गवर्नमेंट ने जो आरबीआई बैंक को एक अथॉरिटी बनाया, किसको बनाया बेटा? आरबीआई बैंक को। और आरबीआई बैंक ने क्या करा? आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक का काम है इंडिया के अंदर करेंसी को इशू करने का। किसका काम बेटा? करेंसी कौन इशू करता है इंडिया के अंदर? आरबीआई। कौन इशू करता है बेटा? आरबीआई। इज इट क्लियर? तो आरबीआई है ना, आरबीआई ये जो बैंक है, बैंक ने क्या बोला कि बोले भैया मान लो कि मेरे पास 100 किलो गोल्ड रखा है। कितना किलो गोल्ड रखा है? 100 किलो। ये जो इतनी वैल्यू का गोल्ड है, इसको मैं कुछ फॉर्म ऑफ टोकन में इश्यू कर, क्या बना देता हूं? एक तरह का टोकन, कि मेरे पास इतने पैसे रखे हैं, इस बात की गारंटी है। तो उसने उसके बदले में क्या करे? 5 का नोट बना दिया, 10 का नोट बना दिया, उसने 100 का नोट बना दिया, 50 का नोट बना दिया, 1000 का नोट बना दिया। ऐसे अलग अलग तरह के क्या कर दिए? टोकन इशू कर। क्या कर दिए बेटा? अलग अलग तरह के टोकन। ये क्यों करे उसने टोकन? ताकि लोग एक सामान के बदले दूसरा सामान
एक्सचेंज ऑफ गुड्स पॉसिबल। क्या पॉसिबल हो बेटा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इज इट क्लियर? उन्होंने क्या करा, टोकन इशू किया, किसके बेसिस पर? कि जितने पैसे का गोल्ड हमारे पास पड़ा है उतने पैसों का क्या कर दो, टोकन इशू कर दो। बात समझ में आई? कर कौन रहा है? एक सेंट्रल बैंक जिसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने टोकन इशू करा। अब ये जब टोकन इशू किया तो आप देखना नोट के ऊपर लिखा हुआ होता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वादा करता हूं। मतलब उस नोट की वैल्यू है क्या 500 रुपए? एक कागज के टुकड़े की थोड़ी वैल्यू नहीं, उस वैल्यू का सामान एक आदमी है जिसके पास रखा हुआ है। बस जब भी तुम लोग मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए, तुमने मेरे को पैसा दिया, अगर मुझे उतनी वैल्यू का सामान चाहिए तो मैं जाकर के उस पैसे को देकर के दोबारा उतनी वैल्यू का सामान लेकर के आ सकता। तो मनी कभी भी खुद को कंज्यूम करती, मनी की खुद की कोई वैल्यू होती, उसके बैकिंग में एक जना होता है जो उस वैल्यू को गारंटी करता है। ठीक है, जो ऑथराइज है उसको गारंटी करने के लिए। आप देखना, क्या अगर मैं तुम्हारे को एक 500 रुपए ऐसे कागज पे लिख के दे दूंगी, ये लो 500 रुपए बन गए, तुम ले लोगे क्या मेरे से? या मैं ले लूंगा क्या तुमसे? क्यों नहीं ले रहा हूं मैं? ऐसा क्या है कि मैं जिसपे आरबीआई लिखा हुआ है, जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, वो ही ले रहा हूं? रीजन, इसका मतलब सर उसने उतनी वैल्यू का सामान अपने पास रख रखा है कि अगर मैंने आपको इतनी वैल्यू एक्सचेंज करी, आपने मेरे को करी, तो हम दोनों जैसे टोकन लेके जाएंगे उन भाई साहब के पास, वो हमें अपने अपने बदले का सामान उतनी वैल्यू का दे देंगे। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड मनी? किस किस को यहां तक में डाउट है? किसी भी जने को ये बात समझ नहीं आई हो तो वापस बोलना, ये बात समझनी थोड़ी जरूरी है। बोलो, कोई है ऐसा? तानिया, बाकी कई सारे हैं आज तो जुड़े हुए, दिव्यांश, ईशान, निश्चल, राघव, अभिजीत, शौर्य। कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट है? तानिया अनम्यूट कर और कैमरा चालू कर। पक्का? मनी का मतलब समझ आया बेटा? मनी क्या रोल प्ले करती है? अब जब ये मनी आई मार्केट में लाडो, तो ये मनी ना मार्केट के अंदर फ्लोट हुई। मार्केट में क्या हुई? फ्लोट। इसको फ्लोट हुई मतलब बैंक्स के थ्रू पहुंची। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो मार्केट में मनी कैसे आई, है ना, पहले कौन सा सिस्टम चलता था, मतलब पहले हम चालू करेंगे इस टॉपिक में कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि मनी कैसे क्रिएट होती है, फिर हम देखेंगे मनी के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर किसी के पास मनी कम है, किसी को सरप्लस में मनी है, किसी के पास सरप्लस में मनी है और किसी के पास मनी कम है, तो वो मनी को कहां से सोर्स कर सकता है, ये हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले। तो यस और नो? कोई डाउट है क्या? पढ़े आगे, आए चैप्टर के ऊपर, चलिए। तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं मनी एंड क्रेडिट, और पहला टॉपिक हमारा है दैट इज मनी एंड क्रेडिट। कि मनी क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, इन अर्लियर टाइम्स people used to exchange one commodity for the another, क्या, depending on their requirement under the barter system. However, exchanging good in the barter system required a डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये वाली बात सबको समझ में आ गई क्या? कि पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, सामान के बदले सामान, मतलब कमोडिटी के बदले क्या करते थे, कमोडिटी एक्सचेंज करते थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी जरूरत होती थी कि सबकी क्या होनी चाहिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होनी चाहिए। हाउएवर, लेकिन क्या हुआ, जैसे मनी मार्केट में आई, उसने वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को क्या कर दिया, खत्म। तो अभी आपसे आगे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मनी प्ले आ रोल ऑफ एक्सचेंज, तो बोले मनी का बार्टर सिस्टम के कंपेयर में क्या फायदा है, तो बोले सबसे बड़ा फायदा तो है कि ऐसा आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं है जिनकी दोनों की सेम वांट मैच होती हो। भाई मान लो तुम लोग पढ़ना चाहते हो और मैं बदले में काजू बादाम खरीदना चाहता हूं, तो तानिया तो मेरे से पढ़ सकती, बाकी पढ़ सकते हो क्या? क्योंकि तानिया की तो काजू बादाम की दुकान है। समझ में आ रही है बात? या मान लो कि मेरे को गोल्ड का कोई सामान चाहिए, तो केशव तो ले आएगा, वो ले लो मेरे पापा झुमके बनाते हैं, आप लो, वो तो पढ़ लेगा। कि सब पढ़ पाएंगे? नहीं, सब पढ़ पाए इसके लिए हमने क्या करा, एक सेम कॉन्सेप्ट यूज करा हर जगह वैल्यू का, वो था मनी। तो हम लोग जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को खत्म कर देते हैं, जब हम किसको यूज करते हैं बेटा, मनी को। तो सिंस मनी इनेबल्स द एक्सचेंज प्रोसेस इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसलिए मनी को हम क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ है, क्या है, एक्सचेंज। की किसी के बीच में एक्सचेंज करने के लिए वो क्या है, सिर्फ मीडियम, मीडियम का काम कर रही है। वो खुद खुद में कोई वैल्यू नहीं है, कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी ने रिजर्व रख ली, उसके बेसिस पे उसने टोकन बना के दी और सब आपस में टोकन को अदला बदली कर क्या कर रहे हैं हम, टोकन की बात समझ में? तो मनी इज एनीथिंग विच कैन कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
मनी एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग कॉमनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं, एंड डिस्चार्ज ऑफ डेट, अभी इस बारे में आगे पढ़ूंगा, और इसको डेट बोलते हैं ना, डेट भी साइलेंट होता है इसका। देखो, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वर यूज एज अ मनी। जब कॉइन्स मार्केट में आए उससे पहले बहुत सारी चीजें थी जो मनी की तरह काम आती थी। पहले कुछ लोग ना, आप लोगों ने सुना होगा ना, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, है ना। आप लोगों ने मुहावरा सुना है। कौड़ी का मतलब क्या था? कौड़ी कुछ समय पहले यूज होती थी एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी, मतलब किसी के पास में अगर 5 कौड़ी है, इसका मतलब उसके पास 5 रुपए। कौड़ी, दमड़ी, ठीक है। कुछ जगह पर गोल्ड के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, कॉपर के सिक्के, एल्यूमिनियम के सिक्के, ये सब क्या थे? फॉर्म्स ऑफ करेंसी। क्या आज के टाइम तुम किसी को पीतल का सिक्का ला करके दो तो वो तुम्हारे को कोई सामान दे देगा क्या बदले में? क्योंकि आज के टाइम वो कॉइन नहीं है। पहले के टाइम पे जिसके पास वो सिक्के होते थे उसका मतलब ये है कि उस उतने वैल्यू का सामान उसको सरकार दे देगी। अब आज के टाइम पे तुम जो पुराना 2000 वाला नोट है वो ले जाओ, क्या तुम्हें सामान मिलेगा क्या? पुराना 500 का वैल्यू का नोट का जो टोकन है उससे सामान मिलेगा क्या? जवाब है नहीं, क्योंकि अब वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट। क्या इसका मतलब कागज की तो कोई वैल्यू थी ही नहीं ना, किसी ने अपने पास वो कागज रख ली तो रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? उससे कोई पैसे मिलने वाले? क्या ऐसा है कि उन कागज को बेच के तुम पैसा कमा सकते हो? जवाब है नहीं। इसका मतलब कागज के नोट की खुद की कोई वैल्यू होती? बस उस वो तो क्या है, एक तरह का टोकन है। क्या है? टोकन। ये इस बात का प्रूफ है कि उसके पास उतनी सामान की वैल्यू, अगर मैंने बोला मेरे पास 5 लाख रुपए, इसका मतलब मेरे पास 5 लाख रुपए जितने सामान की वैल्यू है वो स्टोर है कहीं पर। किसके पास है? आरबीआई के। बात समझ आई? किस किस को क्लैरिटी मिल रही है? टॉपिक समझ में आ रहा है? मनी को समझना जरूरी, इकोनॉमिक्स का बेस है ये। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? सब एक बार थंब कर दो, एक बार फटाफट से ऐसे रिएक्शन दे दो। और अभिजीत समझ आ गया, दिव्यांश समझ में आ गया सबको? चलो, काफी थम्स आ गए, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है, सेम पेज पर हो। आइए, देखो मॉडर्न करेंसी में कौन कौन सी फॉर्म मॉडर्न करेंसी की फॉर्म होती है, आप सुनना चालू देखो। यूज ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स मेड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मेटल। क्या हम लोगों ने क्या चालू करा? कागज के नोट बनाने चालू करे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर चांदी के बना लेते ना। ये चांदी या सोना ना खुद में बहुत एक्सपेंसिव था। चांदी या सोना खुद में क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। तो हम लोगों ने सबसे पहले सस्ते सस्ते नोट बनाए। मनी की खुद की कोई भी वैल्यू होती? चांदी या सिक्के की तो कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन क्या कागज के नोट की खुद की कोई वैल्यू है क्या? हैज नो वैल्यू। समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा, इनकी वैल्यू किस लिए होती है? क्योंकि किसी ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट इन द ऑफ द कंट्री। जो मैंने आप लोग को बताया कि भैया तुम कैसे 500 की नोट की वैल्यू मान रहे हो, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है, आरबीआई के साइन होते हैं। तुम कभी भी नोट पढ़ के देख लेना, उस पर लिखा होता है मैं धारक को, 500 का नोट है तो मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वादा करता हूं, और उसमें साइन होते हैं। इसका मतलब गारंटी है उस कागज के बेसिस पे हमें पैसे। जिस दिन से वो इफेक्शन अफेक्ट में खत्म हो गई, जैसे 500 के नोट को मोदी जी ने आके बोल दिया बंद हो रहे हैं, उसी दिन से क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू क्या? क्योंकि उसकी खुद की तो कोई वैल्यू थी नहीं। लेकिन अगर यही आपके पास 500 या 1000 का सिक्का होता तो उसकी तो खुद की वैल्यू है। क्या उसमें मोदी जी आके बोलते बंद हो गई तो क्या कोई चांदी या सोना खरीदने से मना कर सकता है? पुराने टाइम पर जब इकोनॉमी छोटी थी, लोगों के पास पैसा हुआ करता था, तो चांदी सोना एज एन फॉर्म ऑफ करेंसी यूज हुआ। लेकिन आज के टाइम पे हम इतनी एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ करेंसी यूज कर सकते क्योंकि उसकी खुद की भी कोई वैल्यू है। बात समझ में आई? कई लोगों को लग रहा होगा चांदी सोना करे, समझ में आ गया? आज के टाइम पे तो हम लोगों ने ऐसी चीजों को मनी के फॉर्म में यूज करना चालू कर दिया, डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी। होता क्या है, मेरे अकाउंट के अंदर आता है, अच्छा 5000 आ गए, ये क्या है? सब वड़ी तो है। क्या असली में मेरे दिमाग में मेरे पास पैसे आए हैं क्या? और जब मैंने तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट किया, तुम्हारे पास कोई पैसे आए हैं क्या? क्या है ये? जब स्क्रीन पे दिखने से हमने बोल दिया कि हाँ, हमारे पास पैसे आ गए। भैया हमारे पास पैसे आए, इस बात की गारंटी किसने दी है? आरबीआई बैंक ने। वो बोल रहा है कि हाँ, अगर तेरे पास में 500 रुपए तेरे अगर खाते में ऐसे लिखे हुए आ गए ना, इसका मतलब मैं तेरे को 500 रुपए का सामान दे दूंगा, जैसे तू फोटो दिखाएगा। बात समझ में आ रही? तो देखो, इस पॉइंट का मतलब यही है ना, इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ओनली लीगल अथॉरिटी दैट कैन इशू करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके बिहाफ पे करता है वो? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। द रूपी इज इंडियन करेंसी एंड नोबडी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कैश इन द बैंक। सॉरी, नोबडी
कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ पेमेंट मेड इन रुपीज इन इंडिया, कि भैया कोई भी जना एक तो मना नहीं करेगा पैसा लेने से, कि कोई भी जने के पास तुम गए और तुमने बोला 500 का नोट लो और ये सामान दे दो, तुम मना नहीं कर सकते। वैसे नहीं बोलेगा नहीं चांदी लेके आए इतने रुपए की फिर दूंगा सामान, वो ये नहीं बोलेगा मेरे को सोना दे मैं दूंगा, नहीं, वो उसे एक्सेप्ट करेगा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा एज अ मीडियम ऑफ, और उसको किसी बैंक ने क्या करा है, ऑथराइज। और कौन सा बैंक है जिसको ऑथराइज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, कोई जना सोचे सर कल मैं रिजर्व बैंक में जाके पैसा जमा करा दूं क्या, तो नहीं, रिजर्व बैंक कॉमन लोगों के लिए नहीं होता, ये बैंकों का बैंक होता है। क्या होता है बैंकों का, या तो ये गवर्नमेंट को पैसा देता है या बैंकों को पैसा देता है, आप लोगों को ही पैसा देने का काम। चलो, ये मैंने एडिशनल फीचर बताया, अभी काम में आएगा। अगला, अब पर्सन पीपल डिपॉजिट देयर एडिशनल कैश इन द बैंक, जिन भी लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो कहाँ जमा करा देते हैं, जाकर के बैंक में। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू है तो आप क्या करोगे, उसको कहाँ जाके जमा कराओगे, बैंक में। एक सेकंड रुकना पापा, मैं क्लास ले रहा हूँ, कुछ अर्जेंट है क्या। अगर आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा है तो आप क्या करोगे, जाके उसको कहाँ डिपॉजिट कर दोगे, बैंक के अंदर। और बैंक आपको उसके बदले में क्या करेगा, एक डिपॉजिट स्लिप बना के दे देगा, और उसको बदले में आपको क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। और बैंक डिपॉजिट आर ऑल्सो कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट। जब भी आपको उसकी जरूरत होगी, बैंक आपको आपकी डिमांड पे वापस विड्रॉ भी करके दे देगा, निकाल के दे देगा, और उसको आप क्या बोलते हो, डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हो बेटा, डिमांड डिपॉजिट। आगे टॉपिक आता है, अ पर्सन सिंपली नीड टू हैव एन अकाउंट विद द बैंक टू डिपॉजिट मनी। बस उसको चाहिए क्या, बैंक में अकाउंट। अगर उसका बैंक में अकाउंट है, उसका बैंक में डिटेल है, तभी बैंक उससे पैसे लेगा। कोई जना जाके बोले लो भैया मेरा खाता नहीं, मेरे पैसे रख लो, बैंक लेने वाला। और अगर किसी ने ले भी लिए तो वो तो खुद ने ले लिए, बैंक ने। अभी रिसेंट में एक ऐसा इंसिडेंट मेरे को सुनने में आया था, एक अम्मा जी गई, उनका बैंक में खाता नहीं था, हर महीने जाती थी और बैंक वाले भाई साहब को बोलती थी, भाई मेरे पैसा जमा कर ले बैंक में। थोड़े दिन बाद गई तो अम्मा जी ने बोला मेरे पैसे वापस दे। बोले कौन से पैसे, बोले मेरे खाते में जमा कराए। बोले खाता कहाँ है, बोले यहाँ बैठता तो वो आदमी खाता था ना। बैंक में खाता नहीं था, मतलब वो पैसा कौन खा गया, वो आदमी खा गया। बैंक बिना किसी बैंक अकाउंट के डिपॉजिट लेता नहीं है, कोई ले भी रहा है तो पर्सनली खा रहा है। ऐसे ही होता है, अ पर्सन सिंपली नीड टू हैव एन अकाउंट विद अ बैंक टू डिपॉजिट अ मनी। अ चेक कैन बी यूज्ड टू मेक अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ बैंक डिपॉजिट विदाउट यूजिंग अ कैश। कि चेक के बेसिस पे भी हम लोगों को पेमेंट दे सकते हैं बिना कैश को यूज करे। कैश क्या है, पैसा, वो भी फॉर्म ऑफ मनी ही है, ठीक है। तो चेक भी इज अ फॉर्म ऑफ मनी, कैश इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मनी। और आज की टाइम एक नई फॉर्म ऑफ मनी क्या निकल गई, डिजिटल। क्या निकल गई है, डिजिटल करेंसी। A check is a written instruction to a bank on account holder to pay a specific sum to a specific person from his deposit. A check has all the information about the person to whom payment is to be made, the amount, date of payment, signature and account holder issuing the check. चेक पे सारी चीज मेंशन होती है, पैसे किसको देने, कितनी बजे देने, मतलब किस डेट पर देने, कितने देने, किसके खाते में देने, और कितने उसके अकाउंट से निकालने। सब चीज बैंक में चेक पे क्या होती है, मेंशन। तो चेक एक तरह का ऑर्डर होता है रिटर्न फॉर्म में, कि बैंक को चेक बोलता है कि भैया मेरे ब्यापे इस आदमी को ना 500 रुपए दे देना, क्योंकि मेरी वैल्यू किसके पास स्टोर है, बैंक के पास। तो जब हम बैंक को चेक देते हैं तो वो दूसरे के खाते में उतनी वैल्यू क्या कर देता है, ट्रांसफर। इसमें से अपनी वैल्यू स्टोर में से। सारा सिस्टम क्या है, वैल्यू स्टोर का। क्या है, बात समझ आ रही है। किस किस को वैल्यू वाली बात थोड़ी खटक रही है, कोई है दिमाग में ऐसा जिसको नहीं समझ में। तो बैंक कुछ नहीं है, जो जितना भी आपने काम किया उस बदले में आपको आपकी जो भी वैल्यू है वो कलेक्ट होती है, और उसको कलेक्ट किस फॉर्म में करते हैं, पैसों के। तो पैसा खुद क्या दिखा रहा है, कागज का नोट। अगर मेरे पास 500 रुपए का नोट है, इसका मतलब मैं 500 रुपए, बात समझ आ गई। ये 500 रुपए का गोल्ड है, जिस भी टर्म्स में आपने वैल्यू को कंपेयर कर रखा है, वो स्टार्टिंग की, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म पर। ये चैप्टर का हमने एक रिवीजन लिया। सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछता है, हाउ कैन मनी। आप लोग को थोड़ा कम दिख रहा है, ये कटा हुआ दिख रहा है, एक सेकंड। अब प्रॉपर दिख रहा है, एकदम प्रॉपर, पूरी स्क्रीन आ रही है। चलो देखो, हाउ कैन मनी इजीली एक्सचेंज इटसेल्फ फॉर अ गुड्स और सर्विस, गिव एग्जांपल टू एक्सप्लेन। बोले मनी कैसे इजीली एक्सचेंज कर सकती है किसी सामान को, किसी सामान के बदले में, या सर्विस के बदले में। आप पैसों के बदले में सर्विस कैसे ले सकते हो, इस बात को एक्सप्लेन करो। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन।
अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, क्या लिखें सर इसके अंदर? आधे से ज्यादा बच्चे सोचते हैं तो समझ में नहीं है क्या लिखना। कि वही एग्जाम्पल समझाना है आपको कि जैसे गेहूं के बदले में सामान ले रहे हैं, अब बस उस बदले में हम लोग क्या दे रहे हैं? नोट दे रहे हैं। देखो पढ़ना चालू करना। A person holding a money can easily exchange it for any commodity or a service that he or she want. Everyone prefer to receive payment in money and exchange the money for the things he want. For example, एक शू मेकर जो है, तो पहले क्या कर रहा था? एक्सचेंज करता था शू को फॉर मनी के लिए, और बाद में वो उस पैसों से जाकर के क्या खरीद के लिए आएगा? वीट। पहले एग्जांपल मैंने क्या पढ़ा था? जूते वाला वीट दे रहा था, वीट वाला जूता। इससे बेटर था ना, जूते वाले को भी एक कागज का नोट मिल गया, वीट वाले को भी एक कागज का नोट मिल गया। अब जिसको जो सामान की जरूरत है वो जाके उसको वो नोट दिया। अगर उसको गेहूं चाहिए तो गेहूं वाले को क्या देगा? नोट। और गेहूं वाले को जूते चाहिए तो वो भी उसको क्या दे देगा? नोट। पहले वो क्या कर रहे थे? गेहूं और जूता एक्सचेंज कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं? नोट एक्सचेंज। आसान हुआ ना तरीका? अब जरूरी नहीं उसको उसी के बाद जूते लेने, वो किसी और से भी जूते ला सकता है, क्योंकि वो नोट दे के आया, और नोट वो जाके नोट किसी और को दे सकता है, जरूरी नहीं उसको गेहूं खरीदना पड़े। तो द शू मेकर विल फर्स्ट एक्सचेंज द शू फॉर मनी देन एक्सचेंज द वीट इफ द शू मेकर हैड डायरेक्टली एक्सचेंज शू फॉर द वीट। अगर वो पैसों के बदले शू से गेहूं को चेंज करता विदाउट द यूज ऑफ मनी, he would have to look for the wheat growing farmer। पहले तो उसको वो ढूंढना पड़ता है ऐसा फार्मर जो वीट ग्रो करता है, और दूसरा उसे ये देखना पड़ता था वो फार्मर जिसको गेहूं उगाता और साथ में जूते चाहिए हो, तभी उसका एक्सचेंज हो सकता था। तो कैसे मनी ने उसकी समस्या को आसान किया, बस यही आपको आंसर्स में लिखना होता है। कभी भी कुछ भी समझ ना आए तो जो आपको क्वेश्चन के बारे में समझ में आया ना उसको लैंग्वेज में बना करके लिख, यही किया है इस क्वेश्चन। समझ में आया? बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी को डाउट है? तानिया, तानिया क्लास चालू करके भाग गई है। तानिया, दिशा, यही है? समझ आया बेटा? एक बार आंसर पढ़ लो, किसी को कोई भी चीज समझ में, अपनी बात को सब लैंग्वेज में बना के लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग मेरे को लिख करके दोगे। दिशा, समझ में आ गया? एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या क्या है? Why is the rupee widely accepted as a medium of exchange? कि हम लोग मनी को वाइडली एक्सचेंज क्यों करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो देखो मनी कौन कौन सी होती है फॉर्म ऑफ मनी? पेपर करेंसी, कागज के नोट, कॉइन्स भी करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट, डीडी बोलते हैं इसको, स्कूल में आपकी फीस में डीडी बन के जाती है, और एक होता है चेक। ये सब क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ये क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ये सब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ। ये सब क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो द रुपी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द फॉलोइंग वे। क्या? इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि रुपी को आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों यूज करते हो? बोले पहला कारण तो ये ऑथराइज है गवर्नमेंट से, और इंडिया के अंदर कोई भी जना पैसों के बिहाफ पे सामान देने से मना कर सकता नहीं है। और दूसरा पॉइंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो इसके अंदर गवर्नमेंट की गारंटी होती है कि कोई भी हमारे सामान के बदले में मना हमें कर सकता। बोले यस और नो? समझ में आया? अगला क्वेश्चन, व्हाई इज द मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज द मीडिया? अच्छा सॉरी, व्हाई इज द मनी ट्रांजिशन सिस्टम बेटर देन द बार्टर सिस्टम? अभी हमने पढ़ा था सामान के बदले सामान एक्सचेंज करना, उससे अच्छा क्यों है पैसों के बदले सामान एक्सचेंज करना? मैंने बताया था ना क्या क्या प्रॉब्लम होती है। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि हमें ऐसा आदमी ढूंढना है जिसकी जरूरत और हमारी जरूरत सेम हो। ये हर बार ढूंढना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी परेशानी कि सर किसके बदले में कितना सामान एक्सचेंज करना है, वैल्यू ऑफ गुड्स भी डिसाइड करी नहीं जा सकती किसके अंदर? बार्टर सिस्टम। तो बेस्ट क्या है कि बार्टर सिस्टम में हमें क्या करना पड़ता है? बार्टर सिस्टम में हमें करना पड़ता है बेटा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट और वैल्यू फॉर मनी हमें एक्सचेंज करनी पड़ती है। से हटने या बचने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करा है? मनी। तो देखो ट्रांजिशन सिस्टम इज द बेटर देन द बार्टर सिस्टम बिकॉज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्रिएट अ प्रॉब्लम। दूसरा, अब एग्जांपल दे दो कि शू मैन्युफैक्चर को अगर जूते सेल करने तो उसको वो ढूंढना पड़ेगा जो गेहूं उगाए। तीसरा, इन बार्टर सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में यूज ऑफ मनी नहीं होता तो उसके अंदर क्या दिक्कत होती है कि हम लोग को ये नहीं पता कि उसकी वैल्यू कितनी है। दूसरा, इन कॉन्ट्रास्ट इन इकोनॉमी वेयर मनी इज यूज द मनी प्रोवाइड द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप।
जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो मनी यूज करा देती है, इसलिए मनी ज्यादा अच्छी है बजाय किसके, बार्टर सिस्टम के, क्योंकि वहां पे ना तो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम होती है, ना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन था, देखो कैसे बढ़ा के लिख दिया उसने इस बात को, समझ में आ रहा है। एग्जामिनर क्या कर रहा है, एक ही बात लिख रही है बस दिमाग को खोल के। यस, कुछ पूछना चाहते हो बेटा? हाँ बेटा देखो, इन बार्टर सिस्टम में क्या होता है, सामान के सामान सामान एक्सचेंज होता है पैसे को काम में लिए बिना। देखो उसने पॉइंट में बस यही बात लिख दी, बार्टर सिस्टम में होता क्या। जबकि वहीं पर मनी के फॉर्म में क्या होता है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जगह से यूज होती है, तो उसके अंदर हमारे को ऐसा जना ढूंढने की जरूरत नहीं जिनकी दोनों की जरूरत है सेम। बात समझ में आई, ये है। अगला, रुपी वाइडली एक्सेप्ट होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वही अगेन पॉइंट वही आ गया। मैंने अभी भी बताया मनी क्यों यूज होती है, क्योंकि ऑथराइज है गवर्नमेंट से, आरबीआई ने उसे इशू किया है। इंडिया के अंदर कोई भी लीगली मना पैसा एक्सेप्ट करने के लिए मना कर सकता नहीं है, और दूसरी जो पैसा है उसकी एक लीगल वैल्यू है। वही सारे पॉइंट वापस आ गए क्या। एक पूरे टॉपिक में ना तुम्हारे को 10 या 15 टॉप पॉइंट्स याद करने, उससे पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। देखो इसने क्वेश्चन पूछा, आंसर बदला क्या हमारा, तो जो इनिशियल लाइंस लिखी ना मैंने टॉपिक की, जैसे आप उसे 1-2 बार पढ़ लोगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी, उन्हीं को यूज करना है बस रीफ्रेम कर करके। बात समझ में आई। देखो 4 क्वेश्चन उसी चीज के अराउंड थे। मैं पूरे लेक्चर्स में बस एक ही चीज सिखा रहा हूं कि कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत, कैसे आंसर में प्रेजेंट करना है बस वो आना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर ने हमें इस बार पूछा था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों यूज हो पाती है, क्या रीजन एक्सप्लेन करो, तो हमने गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर लिया। और वहीं पे पहले भी आया था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही क्यों है, तो हमने बताया कि हमने वहां पर, उसने एक्सप्लेन नहीं बोला था, हमने बोला कि मनी हमारी प्रॉब्लम को, डबल कॉन्फिडेंस बॉन्ड को खत्म करती है। अगर आपको नहीं भी समझ में आता मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है, तो बार्टर सिस्टम से कंपेयर करके भी कोई बच्चा लिख के आया है, तो एग्जामिनर हो सकता है 3 में से 1.5 नंबर दे, लेकिन 0 नहीं देगा। तो आपको किसी भी पॉइंट में अगर कुछ भी ना आए तो उस पॉइंट के आसपास का लिखना जरूर है। बात समझ में आ गई, ठीक है। व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये 2026 का क्वेश्चन, मुझे पूरे पूरे चांसेस लगते हैं इस बार इसके। या फिर विच टाइप ऑफ डिपॉजिट विद द बैंक आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, स्टेट सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट की क्या करो, फीचर स्टेट करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को डीडी बनानी आनी चाहिए, चेक आना चाहिए, तो वो आपसे पूछ, ठीक है। और चेक भरना भी सिखाना है हम लोगों को ना, अभी मैं आप लोग को याद दिलाना मुझे कि सर आप हमारे को चेक भरना सिखा दो। चेक भरने जैसा केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है, पहले ऐसा हो रखा है, ठीक है। और चेक भरना आपकी बुक की एक एक्टिविटी, मैं चेक भरना सिखाऊं, याद दिला देना। देखो, people save their money with the bank by opening account, the deposit in the bank account can be withdraw on the demand, कि कभी भी जब डिमांड हो उस बेसिस पे हम लोग पैसा बैंक से निकाल सकते हैं, और बैंक पे अपनी डिमांड से पैसा निकालना अपने जमा पैसे में से, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, जो हमने पैसा जमा करा है वो हमारी डिमांड होने पे जब हम बैंक से निकाल पाए उसे को हम क्या बोलते हैं, दिशा, डिमांड डिपॉजिट। यार तुम लोग को बाकियों को समझ नहीं आ रहा कि कैमरा चालू रखो, बाकी बच्चे तो करके बैठे हैं ना, तुम ज्यादा नवाब हो क्या, या ज्यादा खूबसूरत तो नजर लग रही है तुम लोग। अगर नई नई लाइव लेनी मत लो यार, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, लाइव ही लो, रिकॉर्डिंग देख लेना शक्ल बंद कर करके। तो अपनी, मेरे लिए इतना स्ट्रगल होता है, मैं बार बार स्क्रीन की तरफ देख रहा होता हूँ कि तुम्हारे फेस दिख जाए तो समझ में आए तुम्हें कितना समझ में। थोड़ी सी तो जेस्चर रखो यार, इतना सा समझ में आया क्या सबको। देखो अब डिमांड डिपॉजिट का फीचर क्या है, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट। जो भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, डिमांड डिपॉजिट जो, उस पे बैंक आपको क्या देता है, ब्याज। और साथ साथ में क्या मिलती है, सेफ्टी ऑफ दैट रुपी, कि वो रुपी चोरी चोरी हो सकता। दूसरा, द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट द डिमांड डिपॉजिट मेक द पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल द पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश, कि चेक की वजह से डिमांड डिपॉजिट को हम कभी भी यूज कर सकते हैं, अपनी डिमांड जब भी है तभी हम लोग पैसा देकर के ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेक, ठीक है। दूसरा, और ये ऑथराइज होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, उसके बदले में हम लोग कभी भी कोई भी पैसा एक्सचेंज इसलिए करा सकते हैं क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, उसको ऑथराइज। ये हमारे डिमांड डिपॉजिट के क्या है फीचर। देखो, which type of deposit with the bank are called demand deposit, state some feature। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखना है, समझ में आया क्या।
यहाँ पर खत्म होता है पहला टॉपिक। अगला टॉपिक आता है क्रेडिट टर्म्स एंड टाइप, कि क्रेडिट के कितने टर्म्स होते हैं और क्रेडिट के कितने टाइप होते हैं, इसको हम कैसे समझे। पहले बताओ, इससे पहले वाले टॉपिक पे तो कोई भी डाउट है? हाँ बोलो। पहले अभी तक हमने 5 फॉर्म, बस 5 फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है, और मनी बढ़िया चीज की। बस पूरा आधा चैप्टर खत्म हो गया, और आधा चैप्टर इसमें खत्म हो जाएगा। इतना सही था चैप्टर। जबरदस्ती बच्चे परेशान हो रहे होते हैं और पूरे नंबर मिलेंगे, और इस चैप्टर से केस स्टडी आने की इकोनॉमिक्स में ज्यादा चांसेस है। बोलो किस किस को डाउट है, किसको समझ में नहीं आया। जो है ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो यहाँ से इस चैप्टर से आने के पूरे पूरे चांसेस है। जितने भी क्वेश्चन थे वो सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही थे, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। निश्चल क्लियर है क्या? मालपानी जी अच्छे समझ में आया? केतान साहब सेट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तू अपनी आदत से बाहर जा, देख कैमरा चालू रख। तुझे लग रहा है सर देख नहीं रहे? बराबर देख रहा हूं मैं। तानिया, बालाजी क्लियर है? शौर्य कोई डाउट है बेटा? तो इन चारों क्वेश्चन का आंसर कल सब बच्चे लिख के लाएंगे, ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है वो सही है क्या, और अगर आपका कोई डाउट हो उसके अंदर तो मैं उसको भी क्लियर कर पाऊं। इज इट क्लियर? चलिए अगला टॉपिक, क्योंकि आज ही कंप्लीट करेंगे, कल मेरी क्लास नहीं है आप लोगों की, तो आप लोगों की कल छुट्टी है, इसलिए बस आज आधी घंटा और क्लास लेने कोई दिक्कत हो रही है? सब घर पे ही तो हो, ले सकते हैं या रिकॉर्डिंग अपडेट करूं? बोलो, लाइव ले लूं? कितने बच्चे एग्री हैं लाइव लेने में? से यस थम कर दो, एक बार रिएक्शन दो। चलो भैया, काफी सफिशिएंट थम आ गए, मतलब सब रेडी हैं, आ जाओ ऑनलाइन लेते हैं। अगला टॉपिक क्रेडिट टर्म्स एंड टाइप, कि कितने तरह के क्रेडिट होते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं ना। तो देखो, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ कैश टू अरेंज फॉर डेली विड्रॉ बाय डिपॉजिट। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हर बैंक को अपने रिजर्व का 15% रखना पड़ता है। किस लिए? कि अगर कोई भी जना जिसने डिपॉजिट करा उसको पैसों की जरूरत पड़ गई तो वो लेने आ जाए तो उसे वापस दे दे। लेकिन मानो मैं बैंक, पहले समझते हैं कि बैंक करता क्या है, लोन कैसे देता है, इस प्रोसेस को समझते हैं, फिर हम देखेंगे कितने फॉर्म्स ऑफ लोन होता है। ठीक है, एक बार पहले स्लाइड पे समझ लेते। देखो, ये है बैंक, जिसका काम है एक दलाल की तरह काम करना। किसके बीच में दलाली करता है ये? मतलब एजेंट की तरह किसके बीच में काम करता है? एक जना जिसके पास में एक्सेस में मनी है। क्या है बेटा? या फिर मैं बोल दूं सरप्लस मनी, है ना? सरप्लस मनी है। वो सरप्लस मनी ले जाके कहाँ रखता है बेटा? बैंक के पास। और बैंक ये पैसा किसको देता है बेटा? ऐसे आदमी को जिसके पास में था डेफिशिएट ऑफ, डेफिशिएट, डेफिशिएट मतलब या फिर लैक ऑफ मनी। तो लैक ऑफ मनी टेक्निकल भाषा, लैक ऑफ मनी के पास क्या है बेटा? लैक ऑफ क्या? तो बैंक में जिस भी जने के पास में एक्स्ट्रा पैसा होता है वो सब लोग जाकर के कहाँ रखते हैं? बैंक के पास। और बैंक बदले में उन लोगों को ये पैसा दे देता है जिसको पैसे की जरूरत है, जिसके पास में पैसे कम है। अब बैंक की कमाई कैसे होती है? इन लोगों को क्या फायदा है और इन लोगों को क्या फायदा है? तीनों का फायदा हम समझते हैं। बेटा जिसके पास सरप्लस पैसा था, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा था, जैसे उसने ले जाकर के उसको बैंक में रखा, तो बैंक ने उसको बदले में जो दिया ना वो था इंटरेस्ट। क्या मिला इसको? इंटरेस्ट। उसको उसके पैसों को इंटरेस्ट मिला। दूसरी चीज, उसका पैसा बैंक में क्या था बेटा? सेफ एंड सेव। तो बचा हुआ था, साथ साथ में सेफ भी। बात समझ में आई? अब बैंक ने क्या करा? ये पैसा किसको दिया? जिसको पैसे की जरूरत थी। तो उसको क्या फायदा हुआ? उसको टाइम पर पैसे अरेंज हो गए। मनी अरेंज एट अ टाइम, मनी अरेंज
भाई मान लो मेरे को पैसों की जरूरत थी, मैं गया बैंक के पास, मैंने बोला मुझे कुछ टाइम के लिए थोड़ी वैल्यू उधार दे दो। उसने बोला ठीक है। बोले कब चुकाएगा? बोले मैं थोड़ा काम ज्यादा करके आऊंगा और उस बदले की जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी वो मैं आपको दे जाऊंगा, अभी मुझे एडवांस में कुछ वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू किस फॉर्म में? मनी के फॉर्म में। उसने मुझे क्या कर दी? पहले दे दी। उस बदले में मैं गाड़ी ले आया, कुछ भी लेके आ गया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो मुझे तो क्या करना पड़ा था? इंटरेस्ट। जब जिसके पास पैसा ज्यादा था, तुम लोग जो बैंक में जमा करा के आए, उनको तो क्या मिला बेटा? उनको तो मिला इंटरेस्ट। और जिसके पास में जिसके पास में जिसके पास में जिसके पास पैसा ज्यादा था, उसको तो मिला इंटरेस्ट। और जिसके पास पैसा कम था, मतलब जो बैंक से लेने गया, उसको क्या करना पड़ा? इंटरेस्ट पे करना पड़ा। क्या करना पड़ा उसको? इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो इंटरेस्ट क्या करना पड़ा बेटा? पे टू द बैंक। अब बैंक का क्या फायदा था बेटा? मान लो कि बैंक ने इसको इंटरेस्ट पे, मानो इसने बैंक को 1000 रुपए जमा कराए थे, फॉर एन एग्जाम्पल। बैंक ने उस 1000 रुपए में से पता है क्या किया? 800 रुपए तो लोन पे दे दिए। 800 रुपए तो क्या कर दिए? लोन पे। और 200 रुपए अपने पास रख लिए एज अ रिजर्व। 200 रुपए क्या करे अपने पास? कैसे रख लिए? एज अ रिजर्व। ये रिजर्व बैंक ने क्यों रखा? पहले तो ये समझो। बैंक अपने पास में जितने भी पैसे उसको देते हैं लोग बाग, एक्स्ट्रा में जमा करवाते हैं, वो सबको लैंड नहीं करता है। लैंड मतलब उधार देना। सबको लैंडिंग नहीं करता है, वो कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखता है। क्योंकि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, आरबीआई, उसने रूल बना रखा है बैंकों के लिए कि आपको कुछ पैसा अपने पास में एक्सेस में सेव रखना है। क्यों रखना है? मान लो इनमें से कोई डिपॉजिटर जिसने पैसा डिपॉजिट करवाया है, उसको सडनली कोई जरूरत आ गई, वो किसके पास जाएगा पैसा लेने? वो किसके पास जाएगा बेटा? बैंक के पास। मालपानी जी किसके पास जाएगा? वो केशव किसके पास जाएगा? वो बैंक के पास। जब बेटा वो बैंक के पास जा रहा है ना केशव, जैसे ही वो बैंक के पास जाता है, बैंक बैंक उसको अपने रिजर्व में रखे हुए में से पैसा दे देता है। क्या अब तुम सोच रहे होंगे, क्या बैंक में जितने 1000 रुपए जमा है, क्या 1000 रुपए लेने के लिए एक ही दिन में सबको जरूरत हो सकती है? इसी चीज का फायदा उठाता है बैंक, और वो पैसा दे देता है आगे के लिए किसी को। भैया तुम इतना पैसा अपने पास ले लो, उधार ले लो, और मुझे इतने टाइम में वापस दे देना, क्योंकि इतने टाइम बाद ये आदमी मुझसे वापस लेने आएगा। लेकिन बैंक ने इस आदमी से इंटरेस्ट लिया होता है। मान लो 800 रुपए के, वो बोलता है मुझे वापस 1500 रुपए देना। कितने रुपए देना? 1500। अब जिसने बैंक को 1000 रुपए जमा कराए थे, बैंक उसको बोलता है 1000 रुपए के तू मेरे से 1200 रुपए वापस लेना। कितने रुपए लेना? यहां से कितने लिए? 1500। दिए कितने? 1200। और जो 300 बचे ना, वो क्या था? बैंक की अर्निंग। बात समझ आई? बैंक कैसे अर्निंग करते हैं? तो बैंक इंटरेस्ट से जो पैसा आता है, फर्दर लैंडिंग करके उससे बैंक क्या करते हैं? कमाते हैं। अब अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है, तो ये सारा सिस्टम तो होता है फॉर्मल सेक्टर में। किसमें होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। देखो, एक होता है डिपॉजिट और एक उधार लेना, इसको हम पैसे को जमा कराना हम बोलते हैं क्रेडिट करना। और लेकिन किसी से पैसा उधार लेना है, निकालना, उसको बोलते हैं डेबिट करना। और उसी से वर्ड निकल के आता है डेट। क्या निकल के आता है? डेट। कि लोग जिसके ने भी बैंक से पैसा उधार लिया, मतलब उसने क्या लिया है? डेट लिया है खुद पे। क्या लिया है बेटा? डेट। और डेट की स्पेलिंग क्या होती है? DEBT, डेट। ठीक है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा डेट। लेकिन ये जो डेट का सारा सिस्टम है, कौन सा सेक्टर है? फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। ये कैसा लोन है बेटा? फॉर्मल सेक्टर। अब ये फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन के क्या फायदे हैं समझो। जब बैंक इस आदमी को पैसा दे रहा है, अगर मान लो इसने बोला कि मैं 2 साल में पैसा लौटा दूंगा, और किसी कारण से 2 साल में पैसा नहीं लौटा पाया, तो बैंक है ना, वो सब इसको रिक्वेस्ट करेगा पैसा दे दो। लेकिन वहीं पर तुम सोचो कि बैंक की जगह तुम लोग डायरेक्ट हो। हम लोग अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और मैं बोल रहा हूं, नहीं मार देते हैं। बैंक की जगह मैंने बोला कि मेरे पास सरप्लस में पैसा है, मैंने किसी फ्रेंड को पैसे की जरूरत थी, उसको क्या दे दिया? उधार। मेरे को दोस्त ने बोला कि मैं 20 दिन में वापस दे दूंगा। मेरा दोस्त मुझे पैसे वापस नहीं दे पाया। मेरे पास जब पैसे थे मैंने दे दिया, मुझे पैसों की जरूरत है 20 दिन बाद में ही।
या मान लो बैंक ने, फ्रेंड ने बोला था मैं 20 दिन में वापस दूंगा और आपको 5 दिन बाद ही पैसों की जरूरत पड़ गई, आप इसे पैसे मांगने गए, इसने बोला नहीं मेरे पास तो नहीं, मैंने खर्च दी, मैंने कहा था ना 20 दिन बाद दूंगा। अब उस केस में इस आदमी को क्या आएगा? गुस्सा, और ये जाके इसको क्या करेगा? मारेगा, पीटेगा, कुछ सुनाएगा। या फिर पहला नुकसान। दूसरा, मान लो यहां पर इसने इसको दिए 100 रुपए और बदले में ये पता है इसको क्या बोल रहा है? बोले मुझे 300 वापस कर। मतलब जनरली जब बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है, इसको हम इनफॉर्मल सेक्टर लोन बोलते हैं और उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। जनरली लोग बाग रिलेटिव्स वगैरह से जो लोन लेते हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा। बैंक में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को कम ब्याज पे पैसा मिले। अभी उसका रीजन भी समझेंगे कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है, कम ब्याज पे पैसा क्यों मिले। लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो तो किसी भी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जनरली ये फ्रेंड्स, गांव में लैंडलॉर्ड्स, ये लोग होते हैं। और ये कैसा लोन चलाते हैं बेटा? ये जो लोन चलाते हैं इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर का लोन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। तो जनरली होता क्या है कि देता कौन है? देता कौन है हमारे पास में? देता है हमारा, हाँ बेटा अभिजीत बोलो क्या डाउट है? आपने हैंड रेस किया। अभिजीत पागल आदमी है, चलती मीटिंग के अंदर हैंड रेस कर रहा है, कोई डाउट भी नहीं पता भाई। नहीं बेटा दूसरे बैंक नहीं, इंडिया में, इंडिया में पैसों की गारंटी लेने का जो राइट है ना वो सिर्फ आरबीआई को ही है। तो अभी तक मनी पे ही बैठा। अच्छा मतलब बना रहा है क्या डाउट? शायद ये मेरे को इतनी देर से दिख रहा था वीडियो में, बोलना तो कुछ और चाह रहा है कि शायद इसका कल पेपर ही बोलना चाहता है मैं चला जाऊं क्या सर छोड़ के। लेकिन अभी ये मतलब सोच रहा है कैसे बनाऊं सर को। सर ने नाम ले लिया और या फिर इससे गलती से बटन दब गया, कुछ तो एक बात है। क्योंकि उसका डाउट तो मैंने तब पूछा था, मैं तो बहुत आगे आ गया, तू आरबीआई भी है। ओके चलो, आरबीआई ही है इंडिया में और कोई बैंक पैसे इशू नहीं कर सकता, सब पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। छाप के कौन देता है? सिर्फ आरबीआई। ऐसा नहीं कि स्टेट बैंक सोचे कि मैं पैसे छाप लूं, छाप ले, नहीं छाप सकता। पावर किसके पास है? सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात समझ आ गई? पढ़ूं आगे? चल, अब देखो मैंने क्या बोला कि किसी के पास में सरप्लस पे पैसा है, उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो उसको इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन बोलते हैं। अब ये फ्रेंड हो सकता है, लैंडलॉर्ड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये सब कौन है? इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। कौन है बेटा? इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। अब जब भी इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन वाले लोग पैसा देते हैं तो ये क्या करते हैं? एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चार्ज करते हैं। जनरली इनके अंदर क्या होता है? अगर पैसा कोई चुका नहीं पाया तो टॉर्चर करते हैं। लेकिन तुम सोचो फिर भी ये लोग इससे पैसा क्यों ले रहे हैं? सवाल ये है कि सर अगर ये पैसे ज्यादा मांगते हैं, टॉर्चर करते हैं, बेइज्जती करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी लोग इनसे पैसा क्यों लेते हैं? फ्रेंड से फ्रेंड पैसा क्यों लेता है? उसका रीजन होता है, फ्रेंड फ्रेंड से पैसा इसलिए लेता है क्योंकि उसको बदले में कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती। यहाँ पीछे जब हमने समझा कि हम लोग, जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, कौन? जिसके पास में लैक ऑफ मनी है, तो उसको बदले में बैंक को क्या बोलना पड़ता है? गारंटी देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है बैंक को? गारंटी, प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलैटरल। क्या बोलते हैं बेटा? कोलैटरल। तो बैंक को यहाँ क्या देना पड़ता है? इसको कोलैटरल। जबकि जबकि फ्रेंड के केस में हमें कोलैटरल देने की कोई भी जरूरत होती, कोई आवश्यकता, हमें कोलैटरल मतलब काइंड ऑफ एक एक डॉक्यूमेंट देने की हमें कोई जरूरत होती नहीं। तो जनरली बैंक में लोग बाग जो फ्रेंड से फ्रेंड लोन लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं होता, प्रॉपर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। जबकि बैंक क्या करता है? इनकम प्रूफ और बहुत सारी चीजें मांगता है, जबकि फ्रेंड ऐसा नहीं मांगता। फ्रेंड बोलता है अच्छा पैसों की जरूरत है ले ले लेकिन ब्याज लूंगा, तो ठीक है। जब वो ब्याज नहीं चुका पाता तो उसको क्या देते हैं? डंडे। लैंडलॉर्ड गांव में ऐसे ही करते हैं, तुम लोगों ने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा। इन सबको हम इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन बोलते हैं। तो अब ये जो हमारा पूरा टॉपिक है ना वो यही है, हम समझेंगे
कि व्हाट इज क्रेडिट टर्म्स एंड टाइप, क्रेडिट टर्म्स क्या होती है और किस तरह की होती है। इट क्लियर? सब सेम पेज पर हैं? डू यू नीड 5 मिनट ब्रेक? नहीं कराऊं कंटिन्यू, फटाफट खत्म करें, खत्म करें, चलो। ये जो भी कोलेटरल वोलेटरल वाली बातें थी ना, यही लिखी हुई थी, हम क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ेंगे इसको। तो देखो, हाउ डज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। जितने भी बैंक इंडिया के अंदर फंक्शनिंग कर रहे हैं, उन सबका फंक्शन वो सही से कर रहे हैं नहीं कर रही है, सब कौन सुपरवाइज करता है बेटा? आरबीआई। वो बोलता है व्हाई दिस इज नेसेसरी, ऐसा करना जरूरी क्यों है, ऐसा करना जरूरी क्यों है। तो देखो आरबीआई क्या क्या फंक्शन करता है, तो पहले ये समझो आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है और ऐसा करना जरूरी क्यों है। देखो, इट मॉनिटर द बैलेंस कैप बाय बैंक्स फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन। पहले तो ये चेक करता है कि भाई बैंक के पास अगर 1,000 रुपए आए तो कहीं उसने 1,000 के 1,000 उधार तो नहीं मांग दिए, लोग जिनको पैसों की जरूरत है वो परेशान तो नहीं हो रहे ना। तो ये बात चेक करना कि उनके पास डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए पैसा है या नहीं है, ये बात कौन चेक करता रहता है? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की बात चेक करता है कि तुम्हारे पास में तुमने एक पर्याप्त अमाउंट में पैसा अपने पास रोजमर्रा की जरूरत के लिए बैंक ने रखा है या नहीं रखा। ऐसा तो नहीं पैसा कमाने के लालच में बैंकों ने सारा पैसा उधार दे दिया और जिनका पैसा जमा था वो लोग परेशान हो रहे, ऐसा तो नहीं है। ये कौन चेक करता है बेटा? रिजर्व बैंक। पहला पॉइंट। केशव, दूसरी चीज क्या चेक करता है बैंक? कि तानिया, केशव, शौर्य, पता नहीं इनके समझ नहीं आ रही क्या, ईशांत, ये कैमरा बंद कर करके क्यों बैठ जाते हो तुम बार बार? कोई खराबी है क्या? क्या क्यों नहीं? तानिया, मोमो अभी क्लास में गई? चल, सकता आता होगा। It checks the bank that give the loan not just to profit making business and the trader but also a small borrower। आरबीआई का ये भी काम है कि ये चेक करना कि ऐसा तो नहीं है बैंक सिर्फ उनको लोन दे रहा है जिनका काम प्रॉफिट कमाना है, वो उनको भी लोन देना चाहिए जिन लोगों को लोन आसानी से नहीं मिल रहा है। जैसे मान लो कोई ठेला लगाता है, तो क्या ठेले वाले को लोन दिया नहीं दिया, ये बात कौन चेक करता है? आरबीआई। क्योंकि आरबीआई का क्या मानना है कि देश में जिस जिसको पैसों की जरूरत है तुम सबको पैसा दो। जनरली आरबीआई कोशिश करता है कि तुम जो रूरल लोग हैं, एग्रीकल्चर में जो लोग हैं, उनको लोन ज्यादा से आसानी से दो, ताकि उनको किसी जमींदार से लोन ना लेना पड़े। जमींदार से अगर वो लोन लेंगे तो टेंशन में आएंगे, टेंशन में आएंगे लोग, वो जो जमींदार होगा उनकी जमीन हड़प लेगा, उनको मारेगा। तो उनको भी आप लोन दो, ऐसा नहीं हो सब उन्हीं उनको लोन दो जो तुम्हें प्रॉफिट कमा के देंगे। तो आरबीआई है वो इस बात का ध्यान रखता है। अगला पॉइंट क्या है? periodically बैंक हैव टू गिव डिटेल अबाउट द लेंडर। हर टाइम टू टाइम बैंक को ये डिटेल देनी होती है कि उन्होंने लोन किसको दिया है, किससे उधार लिया है, साथ साथ में कितनी इंटरेस्ट रेट पे दिया है। इट इज नेसेसरी फॉर सिक्योरिंग पब्लिक वेलफेयर। ये भी जरूरी है कि ये आरबीआई का चेक करना जरूरी है कि लोगों का भला हो रहा है या नहीं हो रहा। इट अवॉइड द बैंक टू रन द बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव ओनली। इट ऑल्सो कीप अ चेक ऑन अ इंटरेस्ट रेट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी बाय द बैंक। आरबीआई मेक श्योर दैट द लोन्स फ्रॉम द बैंक आर अफोर्डेबल एंड चीप। आरबीआई इस बात का भी ध्यान रखाता है तो लोन दे रहा है वो चीप है या, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा रेटों पे, क्योंकि बैंक का तो काम है प्रॉफिट कमाना, तो बोले उल्टी सीधी रेटों पे तो लोन नहीं दे रहा ना। ये चेक करना किसका काम है? आरबीआई। अगला क्वेश्चन आता है। हाँ बेटा, बताओ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ तो बेटा उसके लिए क्या होता है जनरली, जैसे मान लो कि फार्मर्स को अगर लोन दिया तो उसके बिहाफ पर बैंक, तो जनरल सी बात है बैंक बोलेगा भाई वो पैसा हमारा थोड़ी है,
कि हम हर किसी को बांट दें, ऐसे आदमी को बांट दें तो पैसा चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा गारंटी नहीं है। तो इसके लिए उस चीज की गारंटी जनरली हमारे इंडिया में कौन ले रहा होता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलती है अगर वो नहीं चुकाएंगे हम देंगे। बात समझ आ गई? ऐसी एजेंसीज बनी हुई है। गवर्नमेंट अब वेलफेयर में काम करने का काम गवर्नमेंट का भी तो है, तो इसमें गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही होती है। चैप्टर से बहुत सारे करंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, तो थोड़ा समझ के पढ़ना, बंद दिमाग से नहीं। और किसी को कोई डाउट है? दिशा क्लियर? शौर्य, तेजस, तेजस को क्लियर है क्या? यही नहीं आ गया। राघव, कान का थम आ गया सर, क्लियर है। झालानी जी कहाँ पर है? झालानी जी समझ में आ गया क्या? चालू रखो, आओ। पुअर हाउसहोल्ड स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, मतलब जो गरीब घर के लोग बाग है आज भी इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन लेते हैं। मतलब इनफॉर्मल सेक्टर मतलब दोस्तों से, रिलेटिव से, गांव में कोई पावरफुल आदमी उससे। बताओ ऐसा क्यों? तो देखो, पुअर हाउसहोल्ड स्टिल डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स बिकॉज, क्यों? बैंक्स नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल एरिया। गांव में आज भी बैंक हर जगह प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो लोगों को पता नहीं है कि बैंक से लोन कैसे लेना है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। किसी जानकार से लोन लेना आसान है, बजाय बैंक के लेने बैंक बहुत टाइम लगाता है। मेगा बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक रिक्वायर अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेटरल। उनको गारंटी चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, जो लोगों के पास जनरली होते नहीं है। एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज द वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। उनके पास कोलेटरल नहीं होता रखने के लिए, इस कारण से जनरली वो जान पहचान के लोगों से लेते हैं। दूसरा, इनफॉर्मल लैंडर सच एज मनी लैंडर नो द बोरोवर्स पर्सनली एंड दे आर विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेटरल। कि जो जानकार होते हैं उनको जानते हैं पर्सनली, इसलिए बिना कोलेटरल के भी उनको लोन मिल जाता। बात समझ आ गई कैसे लिखा आंसर? किसी को ये बात ऐसी दी गई, ये पॉइंट तुम्हें पता नहीं थे, लेकिन अब ऐसे ये क्वेश्चन आ जाता तो सर लिखना नहीं आता। समझ में आया? कुछ अलग नहीं लिखा उसने, उन्हीं बातों को लिखा है, बस शब्दों में पिरो। दिशा क्लियर है क्या? अच्छे से? पक्का? चलो लाडो देख, द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज। कि जो ऐसे इनफॉर्मल सेक्टरों से लोन लेते हैं उस एक्टिविटी को हमें क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। तो रीजन पूछ रहा है वो, वाई सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट, सपोर्ट करो इस आर्ग्यूमेंट को। या फिर द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज, इसको सपोर्ट करो। तुम बताओ क्यों बंद करना चाहिए इनफॉर्मल सेक्टर का लोन? क्या नुकसान है बताओ? मैं पूछूंगा उससे, अभिजीत बता, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने से क्या नुकसान है? क्या? इनफॉर्मल सेक्टर लोन होता क्या है पहले तो ये बता। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि किसी जानने वाले लोगों से लोन वगैरह क्यों नहीं लेना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी को हमें क्यों बंद करना चाहिए? बता क्या क्या नुकसान थे जानकार से लोन लेने के। वेरी गुड। मालपानी जी आप बताओ अगला पॉइंट। हाँ, अगर वो लोन देने में फेल हुए तो उनके साथ। दूसरा, हाँ जालानी जी आप बताओ दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? जान, तू बता बेटा। क्या होगा अगला पॉइंट? प्रॉपर टर्म ऑफ क्रेडिट। कहीं से पढ़ लिया तूने, लेकिन क्या मतलब है प्रॉपर टर्म ऑफ क्रेडिट? समझा मुझे, मेरे को नहीं पढ़ा लिखा कम हूँ। चलो आओ।
नहीं वो तो समझ गए, लेकिन क्या नुकसान है, क्यों? तो इसमें तो आपको बताना था कि आप एक्सप्लेन करो कि उसको रोकना चाहिए। इस बात से आप एग्री करते हो नहीं करते हो? तो देखो, क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज, मतलब रोकना चाहिए। क्यों? मोस्टली लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट होती है और डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर। वो लोग, उनका लोन देने का मतलब ये नहीं होता कि जो उधार ले रहा है उसकी इनकम बढ़े, वो तो बस अपने फायदे के लिए लोन दे रहे होते। ठीक है? पुअर हाउस होल्ड हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ बुक फॉर बोरिंग, बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है उनको। 85% ऑफ लोन टेकन बाय द पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज वर फ्रॉम द, या अर्बन की जगह रूरल कर लेना बेटा। ठीक है? चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज द क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट, कि अगर आप सस्ते टर्म्स पे लोगों को लोन नहीं दोगे तो उससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट रुक जाएगा। सपोज एग्जांपल के लिए समझाता हूं, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझना। मैं एक किसान हूं, अगर मुझे सस्ती रेटों पर पैसा ब्याज पे नहीं मिला, क्या मैं ट्रक खरीद के ला पाऊंगा? अगर मैं ट्रक खरीदूंगा तो मैं उस कंपनी को भी फायदा दिलाऊंगा ना जो ट्रक बेच रही है। और जब मैं ट्रक खरीदूंगा, ट्रक लाके खेत में काम लूंगा, तो मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी का भी क्या होगा? फायदा। तो मुझे सस्ते रेट पे ब्याज पे पैसा मिलना चाहिए था, नहीं चाहिए था? लेकिन जब मुझे इनफॉर्मल सेक्टर से मिला तो मेरा क्या हुआ? फायदा क्या हो गया? कम। ओवरऑल इकोनॉमी का क्या हुआ? नुकसान, देश का नुकसान। बात समझ में आई? तो जब भी इनफॉर्मल सेक्टर के लोन बढ़ते हैं तो किसका नुकसान होता है? देश का। बात समझ आ गई? अगर मानो सस्ते ब्याज दरों पे मेरे को पैसा मिल रहा है तो मैं गाड़ी तुरंत खरीद के लिए आऊंगा। वही मैंने बोला कि मेरे को मानो बैंकों से ज्यादा पैसों पे लोन लेकर के, उधार लेकर के गाड़ी लानी पड़ी, तो मैं क्या लाना चाहूंगा? क्या मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा तो जो गाड़ी बेचती है उस कंपनी का भी क्या हो गया? बात समझ में आ रही? अभी पूरी कोशिश करती है गवर्नमेंट की कैसे भी करके लोन रेट को कम से कम किया जाए ताकि लोग वक्त ज्यादा से ज्यादा लोन ले। जितनी ज्यादा लोन लेंगे मार्केट में उतनी ज्यादा डिमांड होगी, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा कमाई होगी, जितनी ज्यादा कमाई होगी कंट्री की उतनी ज्यादा। बात समझ में आई क्यों हमारे लिए सस्ते लोन जरूरी है? क्लियर है? फॉर्मल क्रेडिट मीट्स ओनली अबाउट द हाफ ऑफ द टोटल नॉर्मल क्रेडिट। जो फॉर्मल सेक्टर मतलब बैंक से जो लोन मिलता है ना, वो बहुत कम लोगों को मिल पाता है। गांव में तो अदर हाफ कम फ्रॉम, अदर हाफ कहां से आता है? तुम्हें समझ में आगे क्या लिखना है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। चांद, कैमरा चालू रख और क्वेश्चन पढ़ बेटा। निश्चल सराफ साहब, 5-7 मिनट की और बात है। निश्चल, शौर्य, आंसर बता, इसका क्या क्या लिखना चाहिए तेरे को, क्या क्या पॉइंट्स लगते हैं? क्या आएगा भाई? कंपेयर, देखो पहले तो उसने क्या बोला कि बोले आधे से ज्यादा लोगों को नहीं मिलता, इस बात को एक्सप्लेन कर दो। कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में जो इंटरेस्ट रेट हाई होती है, लोन्स 3% से 5% पर मंथ पे होते हैं, मतलब सालाना 36%, वहीं बैंक का 12% से ज्यादा नहीं होता। Beside the high interest rate, informal lender impose various tough condition, की बहुत ऐसी कंडीशन लगा देते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपकी जमीन हड़प लेंगे, तेरे को तेरी बेटी मेरे को देनी पड़ेगी, ऐसी गंदी गंदी कंडीशन। They make the farmer promise to sell the crop to him at the low price. There is a no such condition in the informal sector, कि भैया बैंक ऐसा थोड़ी बोलता है कि अगर आपको मैंने लोन दिया तो आपको सस्ते दामों पे फसल मुझे बेचनी पड़ेगी। जबकि जो गांव में जमींदार होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो भी उगाएगा वो मुझे ही बेचेगा कम दामों पर, तो वो लोन कैसे चुकाएगा फिर? समझ में आ रही है बात? उनका लोन देने से मोटिव उनका फायदा कराना नहीं होता है, उनको तो उनकी कमाई दिखती है। दूसरा, लोन टेकन बाय द पुअर फ्रॉम द इनफॉर्मल समटाइम लीड टू देम द डेट ट्रैप। क्या हो जाता है? वो कर्जे में कर्जा दबे जाते हैं। एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं, दूसरे फिर तीसरा कर्जा, तो कर्जे में दब जाते हैं और एंड ऑफ द डे जो उनका कोलेटरल होता है वो क्या हो जाता है? बिक जाता है। उनका कोलेटरल क्या हो जाता है? उनका कोलेटरल एंड ऑफ द डे क्या हो जाता है बेटा? सेल हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा जो प्रॉब्लम उन लोग के साथ में दिखता है, दूसरा प्रॉब्लम उन लोग के साथ क्या दिखता है? जो फॉर्मल सेक्टर
फॉर्मल सेक्टर के जो लोन्स होते हैं इंडिया में स्टिल मीट अबाउट द हाफ ऑफ द टोटल रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते ही नहीं है। तो तुम पहले वाले भी कुछ रिलेवेंट पॉइंट्स इसमें डाल सकते हो कि यस आई सपोर्ट दिस बिकॉज आधे से ज्यादा लोगों के पास में, आधे से ज्यादा लोग इनफॉर्मल से लेते हैं, बाद में लिख दो लास्ट में इनफॉर्मल से क्यों लिखते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ कोलैटरल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, लास्ट में वो पॉइंट भी डाल सकते हो। समझ में आ रहा है? कुछ चुनिंदा पॉइंट ये जो हमें याद रखने हैं। हाउ डू द बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया? बैंक क्या इकोनॉमी में रोल प्ले करते हैं क्या? अभी अभी मैंने समझाया था, जब बैंक सस्ते रेट पे लोन देंगे, लोग बाग ज्यादा काम कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे, कंट्री की ग्रोथ होगी, कंट्री की ग्रोथ होगी तो इकोनॉमी ऑफ द इंडिया क्या हो जाएगी? तो बैंक ने रोल प्ले किया ना। क्यों गवर्नमेंट चाहती है लोगों को सस्ते रेट पे पैसा मिले? ताकि इकोनॉमी ग्रोथ हो। तो देखो, मनी जो होती है सेफ रहती है, इंटरेस्ट मिलता है मनी के ऊपर लोगों को, इट मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव अ सरप्लस मनी एंड दोज हु आर नीडी ऑफ मनी, कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, जिनको जरूरत होती है, उनके बीच में मीडिएट का काम करता है बैंक। बैंक लोन प्रोवाइड करता है बहुत सारे लोगों को कम इंटरेस्ट पे। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर को लोन मिलने से उनमें ग्रोथ आती है, एंड दे प्रोवाइड द फंड टू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या होता है, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसलिए बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द इंडियन। बात समझ में आई क्या? और भी कोई रिलेवेंट पॉइंट आप लिख सकते हो जो मैंने भी पहले एक्सप्लेन किया था कि चीप रेट पे इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, तो वो उससे मार्केट में डिमांड जनरेट होती है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है बैंक्स का इकोनॉमी में प्ले करने की। हाउ कैन अ फॉर्मल सेक्टर लोन बी मेड बेनिफिशियल फॉर द पुअर फार्मर एंड द वर्कर? जो पुअर फार्मर वर्कर वगैरह होते हैं उनके लिए जो फॉर्मल सेक्टर के लोन है वो कैसे फायदेमंद होंगे? तुम्हें अभी अभी बताया था फायदेमंद कैसे होंगे। तो आप ऐसे कोई तरीके बताओ जिनसे कि जो फॉर्मल सेक्टर के लोन्स का जो तरीका है ना वो गरीबों के लिए बढ़ जाए। तो क्या क्या प्रॉब्लम थी? एक तो बैंक कम थे, बैंक ज्यादा कर दो, उनको ज्यादा कोलेटरल की जरूरत होती थी, कोलेटरल की कंडीशंस को थोड़ा नॉर्मल कर दो, बिना कोलेटरल की उनको लोन दे दो। बात समझ में आई? थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन कम कर दो, बैंक में लोन का जो प्रोसेस है जिसमें महीनों लगते थे उसको एकदम फास्ट कर दो, 2 से 3 दिन में लोन दे दो। तो गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी स्कीम निकाली, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कार्ड जाता था, कार्ड पे टैप किया, सब आधार कार्ड के बेसिस पे कार्ड बना दिया, जिसको लोन चाहिए तुरंत मिल जाएगा, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत। एक सर्टेन अमाउंट का रिस्क गवर्नमेंट ने बोल दिया 10,000 का लोन आसान से मिल जाएगा, ले इस कार्ड से लिया ना 10,000 का उधार। तो जब फसल बड़ी हो जाए, जब तेरे खाद बीज का काम पूरा हो जाए, जब फसल बेचे जो पैसे आए उससे जमा कर देना, फिर दोबारा लोन ले लेना। बात समझ में आ रही है? तो देखो, क्रिएट अवेयरनेस कि सबसे पहले तो बैंक में सस्ते दामों पे लोन मिलता है, ये लोगों को अवेयरनेस कराओ। प्रोसेसिंग और प्रोवाइडिंग लोन शुड बी मेड इजियर, आसान करो लोन लेना लोगों के लिए। ज्यादा से ज्यादा नेशनलाइज और कॉर्पोरेट बैंक खोलो। नेशनलाइज बैंक वो होते हैं जो इंडिया लेवल पे चलते हैं, वो बड़े बैंक होते हैं तो उनको कम ब्याज पे भी काम करे जा सकते हैं। दूसरा, बैंक और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को इंक्रीज करो। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी तो बनती है लोगों की सहायता करने के लिए। बेनिफिट ऑफ लोन शुड बी एक्सटेंडेड टू द पुअर फार्मर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और वाइल फॉर्मल सेक्टर नीड लोन्स नीड टू एक्सपेंड, जरूरत है कि जो फॉर्मल सेक्टर का जो लोन का काम है ना उसको बड़ा करो, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे, ये बात पे टारगेट करो। बोले यस और नो, समझ में आया क्या? हाउ आर द डिपॉजिट विद द बैंक बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द नेशन? कि अगर बैंक से लोन मिलता है तो वो इंडिविजुअल के लिए तो फायदेमंद है ही है, साथ साथ में कंट्री के लिए भी है। वही सेम पॉइंट आ गया क्या? क्योंकि जब पर्सनल आदमी को लोन मिलेगा तो कंट्री का भी फायदा होगा। वही वाली बात कि लोगों को फायदा होगा, बैंक में मनी सेफ रहता है, जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को टाइम पे पैसा मिल जाएगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। साथ साथ में जो बैंक का जो लोन होता है वो लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए प्रमोट करता है, लोग बाहर से सामान खरीद सकते हैं आसानी से, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है। अगर मान लो किसी ने लोन लेके घर बनाया तो हमारी देश का उत्थान हो रहा है ना। बहुत सारे फायदे हैं। पॉइंट्स को पढ़ो, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। कोई भी डाउट है क्या? अब फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स में अगर डिफरेंस पूछे तो बता दोगे क्या? एक सेकंड रुकना।
फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के लोन का डिफरेंस बता सकते हैं हम? हाँ सर, यहाँ पे बैंक्स लोन देते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स रिलेटिव देते हैं। यहाँ पे बैंक्स को कोलेटरल जरूरत होती है, यहाँ कोलेटरल की जरूरत नहीं होती। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। यहाँ पर प्रॉफिट और वेलफेयर, प्रॉफिट के साथ वेलफेयर होता है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट होता है। वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलें। यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन फेयर होती है, यहाँ पर वो चाहे जितनी टफ से टफ कंडीशन लगा देते हैं, कोई भी इन रीजनेबल चीजों को लगा देते हैं। यहाँ पे रिजर्व बैंक उस फंक्शनिंग को, कि लोगों को सही रेट पे इंटरेस्ट मिला नहीं मिला, उस फंक्शनिंग को चेक करता है। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस चीज को चेक करे कि वो लोग कहीं बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? फ्रेंड से लोन लिया है तो कोई देखने वाला है कि तुमने गलत दिया है या सही रेट पे दिया है? चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट क्रूशियल फॉर द कंट्री। अगर लोन सस्ता मिलेगा तो उससे क्या फायदा होगा? तुम्हें समझ में आ गई कि ये बात? सब लिख सकते हो, लोन सस्ता मिलने से क्या क्या फायदे होंगे? पॉइंट्स पढ़ो एक बार। अगर लोन सस्ता मिलेगा तो जो स्मॉल लेवल के लोग बाग हैं वो ग्रो कर पाएंगे। मनी जो पीपल कुड बोरो फॉर द वैरायटी ऑफ नीड, चीप एंड अफोर्डेबल जो होगी। अगर सस्ते लोन पे रेट पे इंटरेस्ट पे मिला तो वो लोग उस पैसे को लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो इनकी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखो, हाइयर इनकम होगी, एक सेकेंड रुको, हाइयर इनकम हो जाएगी, उनकी जो जरूरत है वैरायटी ऑफ नीड्स पूरी हो पाएगी। साथ साथ में जो छोटे लेवल पे एग्रीकल्चर और कंपनीज है उनको ग्रोथ मिलेगी। एनेबल्स अ मोर इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी के अंदर। अफोर्डेबल क्रेडिट से साइकिल ऑफ डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे लोग बाग। और भी कोई भी रिलेवेंट पॉइंट जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। और जब भी लोगों की इनकम बढ़ेगी तो कंट्री में वो ज्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे, ज्यादा ग्रोथ होगी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द बैंक एंड कॉर्पोरेटिव टू इंक्रीज देयर लैंडिंग इन अ रूरल एरिया? गांव में लैंडिंग क्यों बढ़ानी चाहिए? तुम्हारे को इतने सारे पॉइंट बता दिए कि अगर गांव की इकोनॉमी बढ़ेगी, गरीब लोगों को भी लोन मिलेगा तो वो लोग भी फॉर्मल सेक्टर में आ पाएंगे, उनका डेवलपमेंट होगा, उनका सोशल डेवलपमेंट होगा, तो हमारी देश की कमाई भी बढ़ने वाली है। तो देखो, अगर बैंक ज्यादा होंगे गांव वगैरह के अंदर, कॉर्पोरेटिव लोन उनको ज्यादा देंगे, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं लेंगे। ठीक है, रूरल पीपल्स का, जो गांव के लोग बाग हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, उनको सस्ती रेट पर लोन मिलेगा तो वो ज्यादा लोन लेंगे। और साथ साथ में जब कॉर्पोरेटिव लेंडिंग इंक्रीज होगी तो जो लोग बाग हैं वहां पे उनकी लाइवलीहुड भी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। जब उन्हें आसान रेटों पे इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तो बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे, ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करेंगे, उनकी जिंदगी। बात समझ में आई क्या? मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। ये वही अगेन रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। देखो वहीं पे आने ना, उसी टॉपिक के अराउंड आ रहे हैं क्वेश्चन। डिस्क्राइब द वाइटल पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट विद एग्जांपल, कि भैया क्यों इंपॉर्टेंट है उधार देना, और वो भी फॉर्मल सेक्टर का। पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्योंकि सर अगर लोन मिलेगा तो उससे लोग बाग अपना बिजनेस कर पाएंगे, जब बिजनेस करेंगे तो उनकी फैमिली इनकम इंक्रीज होगी, जब फैमिली इनकम इंक्रीज होगी तो उनकी फैमिली में सपोर्ट भी बढ़ेगा। अगर किसी को लोन की जरूरत है कंस्ट्रक्टिंग के लिए, अपना घर बनाने के लिए, तो उसको अपने मंथली रेंट से रिलीफ मिल जाएगा। तुम कोई भी लिख सकते हो कि सर अगर मान लो अगर किसी को लोन की जरूरत है, कोई जना जो दुकान चलाता है ठेले पे, अगर उसको लोन मिल जाएगा तो खुद की दुकान खोल के अपने बिजनेस को बड़ा करेगा। जब अपने बिजनेस को बड़ा करेगा तो नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उधार देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रोल ऑफ उधार लिखने क्रेडिट के। बात समझ में आ गई? हाउ डू द बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु आर नीड ऑफ मनी? जिनको पैसों की जरूरत है और जिनके पास में ज्यादा पैसा है, उनके बीच में बैंक कैसे रोल प्ले करता है? तो बैंक जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे ले लेता है, और जिनको जरूरत है उनको उधार दे देता है। तो देखो, बैंक कीप अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट विद कैश विद देम, मेजर प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट इज एक्सटेंडेड एज लोन। ज्यादातर पैसा वो लोन के रूप में बांट देता है। जब लोन के रूप में बांटता है तो वो डिपॉजिटर, मतलब जो जमा कराता है, और जो बोरोवर जो उधार लेता है, उनके बीच में रोल प्ले कर रहा है। एंड द चार्ज ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन देन दे ऑफर ऑन द डिपॉजिट, और वो बदले में वो क्या देते हैं? हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं लोन से, बजाय उसके जितना उन्होंने डिपॉजिटर को दिया है। कि डिपॉजिटर को तो इंटरेस्ट देते हैं 200 रुपए, लेकिन लेते कितने? 500 रुपए।
एग्जाम्पल के तौर पे बात समझ आ गई। यहाँ पे चैप्टर क्या होता है, द एंड।